उन दिनों में सेंट्रल रेलवे नहीं हुआ करता था। भोपाल, उससे आगे नागपुर जाती थी, दिल्ली से आती थी। उसका नाम था जीआईपी रेलवे, जिसका अर्थ है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और मैंने पहली बार जब उसमें यात्रा की तो देख करके हैरान हुआ कि हर कंपार्टमेंट में जो भी ऐसी वस्तुएं थीं जो वहां से निकाली जा सकती थी, जैसे नलका, जैसे टॉयलेट में कोई आईना लगा हुआ है तो वो आईना, जैसे कंपार्टमेंट में कोई गद्दा है तो वो गद्दा, उन सब पर ऐसा नहीं कि केवल रेलवे का नाम लिखा हो जीआईपी रेलवे, लेकिन लिखा हुआ था, इंस्क्राइब्ड था, छपा हुआ था, स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी रेलवे। स्टोलन माने यह जो आईना है या यह जो गद्दा है या यह जो नलका है वह जीआईपी रेलवे से चुराया हुआ है। अंग्रेज का जो मानस था वह उसमें से प्रकट होता था भारतीयों के बारे में कि भारतवर्ष के जो लोग हैं वे प्रकृति से चोर हैं, और इसीलिए कोई भी ऐसी वस्तु देखते हैं कि जो उठाई जा सकती है, आईना ही सही, तो वो आईना उठा करके अपने घर में ले जाएंगे। तो कम से कम अगर घर में अगर लगाएंगे तो उनके यहाँ के अतिथि जानेंगे कि तो चोर है, चोरी करके लाए हैं। मैं इस बात का उल्लेख जानबूझ करके आज कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, और जिसके साथ साथ भारत को स्वतंत्रता ही नहीं मिली लेकिन उसके साथ साथ देश का विभाजन भी मिला। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस पावन जयंती के अवसर पर मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं कि अंग्रेज ने जब भारत छोड़ा, और उसके छोड़ने का कारण एक तो जो लगातार संघर्ष हिंदुस्तान में चला उनके खिलाफ देश की स्वतंत्रता के लिए, और वो गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में और देश के अन्य कांग्रेस के नेताओं के संघर्ष में, नेतृत्व में ही नहीं चला, लेकिन जो लोग कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे, क्रांतिकारी थे, ऐसे क्रांतिकारियों के द्वारा भी चलाया गया। मैं स्मरण किया करता हूं कि जब मैं पहली बार संसद में गया तो राज्यसभा में गया था, और उस समय राज्यसभा में एक हिंदी के उपन्यासकार हुआ करते थे, और उस उपन्यासकार ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और उन्होंने लिखा था कि एक ही परिवार में कई लोग थे, कई भाई थे। एक भाई गांधी जी के भक्त था, एक भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भक्त था, एक भाई को प्रेरणा प्राप्त होती थी तो चंद्रशेखर आजाद से या सरदार भगत सिंह से, क्रांतिकारी थे, और वो सभी अपने अपने ढंग से देश के लिए संघर्ष करते थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए करते थे। लेकिन उस उपन्यास का जैसा शीर्षक था टेढ़े मेढ़े रास्ते, लेखक ने यह बताने की कोशिश की थी कि सहज सीधा रास्ता कोई नहीं था, सभी टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। उपन्यासकार का नाम था भगवती चरण वर्मा, और वो एक नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे राज्यसभा के। मैंने वो पुस्तक उनकी पढ़ी, बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सबके टेढ़े मेढ़ेपन का भी वर्णन करते हुए कहा कि अपने अपने ढंग से सभी लोग प्रामाणिक थे, ईमानदार थे, और वो करना चाहते थे देश को आजाद।
मैं मानता हूं कि अंग्रेजों को मजबूर होकर के यहां से जाना पड़ा, तो इन सब प्रकार के जो आंदोलनकारी थे, यहां तक के नेवी में भी विद्रोह हो गया और उनको लगा कि अब तो यहां पर रहना असंभव है। निर्णय कर लिया कि हम तो जाएंगे, अब आजादी जैसे हो हम तो ये छोड़ करके जाएंगे। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेज जब भारत पर राज्य करता था तो उसका सीधा राज्य, जिसमें अधिकार अंग्रेज का ही था और किसी का नहीं था, ऐसा भारत इतना बड़ा था, उस भारत का लगभग 3/5 हिस्सा उस पर अंग्रेज का सीधा राज था। माने मान लो लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा, लेकिन जो बाकी था वो भी लगभग आधा था। उस पर 565 रियासतें थी, 565 रियासतें, कोई बड़ी कोई छोटी जागीर, और उन पर अंग्रेज का सीधा राज नहीं था। उन्होंने तो एक प्रकार से मान लिया था अंग्रेजों का अपना नेता, अपना प्रमुख। और अंग्रेज भी कहा करते थे कि हमारी सार्वभौमिकता वह तो इस समय हमारे पास है, लेकिन जब भी हम यहां से जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे, जैसे उन्होंने 1945-46 में निर्णय किया कि अब तो यहां पर हम टिकेंगे नहीं, हम जाएंगे। तो जब जाएंगे तो केवल मात्र भारत के 2 हिस्से नहीं करेंगे, जो हम 2 हिस्से करेंगे वो तो ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्से करेंगे, लेकिन बाकी जितने सारे 565 रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, उन रियासतों को हम उनकी सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेंटी जो इस समय हमारे पास है, वो सॉवरेंटी वापस लौटा देंगे। और फिर ये रजवाड़े जो हैं वो स्वयं सार्वभौम होंगे, सॉवरेन होंगे, आजाद होंगे। हमारी ओर से कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, मजबूरी नहीं होगी। आप चाहें तो आप भारत के साथ अपने को विलीन करें, आप चाहें तो अपने को पाकिस्तान के साथ विलीन करें, आप चाहें तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। आप ये बात याद रखनी चाहिए। इस बात को याद रखना इसलिए जरूरी है कि मैं मानता हूं कि अगर देश की आजादी मिलने के बाद भारत में कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता नेतृत्व में न होता, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के केवल 2 टुकड़े नहीं होते, हिंदुस्तान खंड खंड हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। 565 रियासतें, उनको ये अधिकार अंग्रेज का दे देना कि आप चाहो तो आप स्वतंत्र हो सकते हो, ऐसा आकर्षण था कि कोई अगर पूरी कथा उसकी पढ़े, सुने, हैरान हो जाएगा। बहुत लोगों को हैदराबाद का पता है, जूनागढ़ का पता है, लेकिन मैं इन दिनों में एक टेलीविजन पर ही एक सीरियल आ रहा है प्रधानमंत्री के नाम का, और उस प्रधानमंत्री के सीरियल को देख करके मुझे खुशी हुई कि कई बातें ऐसी हैं कि जिसको अध्ययन करने वाले लोगों को पता है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है। जूनागढ़ का बहुत लोगों को पता होगा। हैदराबाद में भी क्या करना पड़ा भारत को, हैदराबाद के निजाम को भारत के साथ जोड़ने के लिए, यह भी लोगों को पता है, खास करके उन लोगों को जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज 138वीं जन्मगांठ के अवसर पर कोई भूल नहीं सकता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को कहा कि तुम्हारे यहां पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार के रजाकार आपके यहां जुल्म कर रहे हैं,
स्वतंत्र भारत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आप स्वयं स्वेच्छा से अपने अपने रियासत की जनता की इच्छाओं का आदर करते हुए अपने को भारत के साथ विलीन नहीं करते हैं, तो स्वतंत्र भारत आपको बर्दाश्त नहीं करेगा और हम सेना को भेज करके भी आपको मजबूर करेंगे इसको करने के लिए। और उन्होंने करके दिखाया। इसकी जानकारी कई लोगों को है, लेकिन इसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी कि पाकिस्तान से लगे हुए जोधपुर जैसे छोटी रियासतों, माने रियासतों में बड़ी थी, और मैं राजस्थान में रहा हूं 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैं 10 साल राजस्थान में रहा हूं, 47 से लेकर के और 57 तक। और उन दिनों में राजस्थान की रियासतों में जोधपुर की रियासत बड़ी रियासत थी, और वो बड़ी रियासत पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, लगी हुई थी। और इसीलिए इस सीरियल पर, ये जो प्रधानमंत्री सीरियल चल रहा है इस समय एक न्यूज चैनल पर, वो न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, उस न्यूज चैनल पर जो प्रधानमंत्री सीरियल चल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर के 24 एपिसोड हैं, वह प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से शुरू होकर के और आज के प्रधानमंत्री तक है। अभी तक सभी नहीं हुए हैं, अभी तक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तक भी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं जब शुरू के देख रहा था, तो उन शुरू के एपिसोड्स में देख करके, ये देख करके कि वो किस प्रकार से जोधपुर का महाराजा बार्गेन कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना से कि मैं अगर मानो पाकिस्तान से जुड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो उनको कहते हैं कि तुम जुड़ोगे तो क्या जैसलमेर भी जुड़ेगा? और जैसलमेर जवाब देता है मैं सोचूंगा, और ये कहता है कि मैं तो जुड़ने को तैयार हूं, मेरा मन बना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं जब जुड़ूंगा तो जोधपुर की जनता को कराची बंदरगाह का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, तो आगे कहता है कि जोधपुर से लेकर के और बाड़मेर से लेकर के और लूणी से लेकर के जो हैदराबाद सिंध तक रेलवे गाड़ी जाती है, वो क्या मुझे उस पर अधिकार मिलेगा, उस पर कब्जा मिलेगा? और कम से कम उस चैनल में ये मुझे दिखाया कि मोहम्मद अली जिन्ना एक ब्लैंक कागज लेकर के, खाली कागज लेकर के उस पर अपने हस्ताक्षर करके उनको देते हैं कि आप ये लीजिए, आपको जो शर्त लिखनी है लिख दीजिए। अब मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी बातें, ये तो 2-3 लोग जूनागढ़, हैदराबाद और इसकी या कश्मीर का थोड़ा बहुत जानकारी होती है, लेकिन 565 रजवाड़े, उन 565 रजवाड़ों को और देश के साथ एकीकरण करना, आप में से जो लोग पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं लंबे लंबे चौड़े, तो उनको मैं बहुत बलपूर्वक रेकमेंड करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिस एक अधिकारी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, वो वैसे तो अंग्रेज के समय में भी एक ऑफिशियल थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनका नाम था वीपी मेनन, और उस वीपी मेनन को बड़ी निष्ठा थी सरदार पटेल के प्रति, और सरदार पटेल को भी उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी योग्यता और सबसे बढ़कर के उनका जो विश्लेषण था हिंदुस्तान के राजाओं के बारे में, उसके ऊपर पूरा यकीन था। तो सरदार पटेल ने एक होम मिनिस्ट्री में ही एक स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया, और उस स्टेट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के नाते श्री वीपी मेनन को नियुक्त किया, और वीपी मेनन की सहायता से उन्होंने जो जीवन में सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने भारतवर्ष को दी,
कि 565 रियासतों को भारत में कैसे विलीन करना, उसकी योजना बनाई। और उस योजना के अधीन वीपी मेनन और फिर क्योंकि वीपी मेनन ने भी सलाह दी सरदार पटेल को कि देखिए ये सब राजे महाराजे जितनी है ना, उन राजे महाराजाओं को राजनेताओं में इतना भरोसा नहीं है, लेकिन कोई दूसरा राजा महाराजा कोई हो या राजा महाराजा के परिवार का कोई हो। जैसे अंग्रेजों ने यहां पर गवर्नर जनरल बना करके, वाइसराय बना करके, वो देश के राष्ट्रपति तो बाद में बने, लेकिन पहले वाइसराय बना करके, वाइसराय बन करके लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर आए, तो लॉर्ड माउंटबेटन को वो ज्यादा विश्वास करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उनकी देशभक्ति को जगाते हैं, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन आज यहां के वाइसराय हैं। जब तक आजादी नहीं मिली है तब तक वो यहां के वाइसराय है, और उनके बारे में ये राजे महाराजे सब मानते कि वो तो इंग्लैंड की रॉयल परिवार के एक हिस्से है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी बात भी मानेंगे। मैंने इनके बारे में बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, स्वयं वीपी मेनन के भी 2 पुस्तकें जो लिखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर। एक का नाम है द स्टोरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर और दूसरे का नाम है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। और ये 2 ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो सरदार पटेल की महानता का अंदाजा होगा कि कैसे महान व्यक्ति थे वो, किस प्रकार से वो देशभक्ति को जगा करके कहते थे कि आप देशभक्त हो, आप केवल मात्र राजा नहीं हो। और देशभक्ति का तकाजा है कि जब आज शताब्दियों बाद भारत स्वतंत्र हुआ है तो उसकी स्वतंत्रता में आप भी उत्साहपूर्वक योगदान दें, ढीली ढीली बात न करें। और उन्होंने करवाया। मैं उस समय राजस्थान में था, मैंने जिक्र किया। छोटी सी मजेदार बात बताता हूं आपको। मैं शुरू में जोधपुर में ही था कुछ दिन के लिए, तो वहां पर मैंने किसी से पूछा कि भाई समय क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मुझे समझ में नहीं आया। और फिर उन्होंने जब देखा कि मैं नहीं समझ पाया तो उसने कहा कि इट इज 7:30। मैंने कहा आपने कुछ और कहा? तो कहा, मैंने कहा कि मैंने जब आपने पूछा कि समय क्या हुआ है तो मैंने कहा था 7:30। मैंने 7:30 न कह करके 7:30 कहा था। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा आपने? कहा देखो ये मुगल जो राजा थे ना,